आ गया 10वीं का इम्तिहान। साल भर लगाई है पूरी जान, तो अंतिम वक्त पर क्यों हो परेशान। अगले 1 घंटे स्क्रीन पर दे ध्यान, जानिए प्रेशर पर जीत का ज्ञान। 10वीं की टेंशन, न्यूज़ 18 पर सॉल्यूशन। जैसे ही बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, छात्रों की भी, पेरेंट्स की भी। बार बार नजर कैलेंडर पर जाने लगती। आखिर बोर्ड एग्जाम कोई हर साल होने वाली आम एग्जाम तो होती नहीं, वो काफी अलग होती है। और ऐसे में शुरू होता है वो सिलसिला जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की परीक्षा लेने लगता है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा सिर पर आ चुकी है। क्या करें क्या ना करें के बीच में सोचें हिचकोले मार रही हैं। हर कोई जूझ रहा है अपने अपने तरीकों से, पर सबसे आदर्श तरीका जो इस परीक्षा के लिए हमें 100% तैयार करेगा, वो जानने के लिए अगले 1 घंटे टीवी स्क्रीन से हटना नहीं है। एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे एग्जाम के हर डूज एंड डोंट्स। आप भी जुड़ सकते हैं, कैसे? डिटेल्स लगातार नीचे आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं की टेंशन, न्यूज़ 18 पर सॉल्यूशन। और चलिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्येंद्र सिंह पंवार जी पूर्व उपनिदेशक हैं आरटीई, सुशील कुमार शर्मा जी साइंस टीचर हैं, संतोष गुप्ता जी मैथ्स टीचर हैं और पूनम गिदवानी जी इंग्लिश टीचर हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए बीते 2 साल के बाद एक बार फिर 100% प्रेशर है पूरी एग्जाम का, तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, किस तरह से वापस उस मशीनरी का पार्ट बने जो 2 साल पहले तक थी? जी स्वप्निल जी, अभी हमारे बच्चों के लिए इस बार चैलेंज कुछ ज़्यादा है। वजह यह है कि पिछले 2 वर्ष से प्रॉपर जो परीक्षाएं होती रहती थी वो बच्चे फेस नहीं कर पाए हैं। कभी ऑनलाइन हुई, अलग अलग मोड में परीक्षा होती रही, तो इस बार बच्चों पर प्रेशर कुछ ज़्यादा है। फिर भी परीक्षा बहुत नज़दीक है, इस वजह से इस समय बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए हमारे जो अभिभावक हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे जो विद्यालय हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और बच्चों की भूमिका तो है ही। तो चूंकि अभी परीक्षा नजदीक है तो स्कूल में से क्लासेस तो करीब ऑफ हो चुकी हैं, लेकिन वो तैयारी में उन्होंने काफी कोशिश भी की है। इस समय सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है हमारे अभिभावकों की, और उनके साथ बच्चों किस तरह से वो बच्चों को तैयारी कराएं। तो बच्चे स्वयं तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स भी अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसमें उनकी भूमिकाएं कई चीज़ों को लेकर के हैं, जैसे बच्चों का अपना पढ़ाई के लिए समय का प्रबंधन है, वहाँ पर वो किस तरह से उसको स्पेस, किस तरह का माहौल, किस तरह का मोटिवेशन दें। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो अभी हम बीच में लगातार बात करते रहेंगे। बच्चों के सवाल के अनुसार ही उनके जवाब भी देते रहेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अभिभावकों की है कि वो किस प्रकार से बच्चों की मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल कुछ बच्चों के लिए भी टिप्स रहेंगी। देखिए जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, छोटी छोटी विंडोज में आपको तरुण गुप्ता नजर आएंगे, यश गोयल, खुशी, सुनीता शर्मा जी, भाविका शर्मा जी, लता शर्मा जी, लेहर गुप्ता, तमन्ना शर्मा, प्रिंस सोनी और स्नेहा चौबे और श्रेष्ठा जांगेड़, ये तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने क्वेरीज को रखेंगे, अपने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले पूनम गिदवानी जी, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पहला पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। अब देखिए चीजें थोड़ी सी बदली हैं। पहली बार प्रदेश में या देश में किसी सरकार ने खुलकर इंग्लिश को सपोर्ट करने के लिए बोला और इंग्लिश के लिए प्रयास करने के लिए कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया। लेकिन इंग्लिश राजस्थान के कोर को हम समझने की कोशिश करें तो अच्छों को डराने की खूबी रखती है, जबकि है उतना डरावना इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एग्जाम से पहले अपने फियर पर बच्चे कैसे ओवरकम करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है
अब आपको टेंशन फ्री होके सिर्फ रिवाइज करना है। आपने पूरा साल जो मेहनत की है, अब तक जो लर्न किया है, उसको आप रिवाइज कीजिए। आप इस टेंशन में नहीं आए कि हमने कितना लर्न नहीं किया, क्योंकि अगर आप नया लर्न करना अभी शुरू करेंगे तो जो आपने पहले लर्न किया हुआ है वो भी आपसे छूट जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, आपकी प्रॉपर डाइट और आपकी प्रॉपर नींद। आपको अपना रूटीन नहीं छोड़ना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, टाइम पे ना हम नहाए, टाइम पे ना हमने खाना खाया, ना हमने प्रॉपर नींद ली, पानी का भी ध्यान नहीं रहा। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ और आज भी है, एक दिन पहले आपको पता चलता है कि रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे पेपर आएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना है कि आपको मेरिट में आना है, आपको फर्स्ट आना है। आपने मेहनत की है, आपको पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम में लगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, तो हम केवल इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दें तो भी हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन रूटीन में इस वक्त बच्चे क्या सोच रहे हैं पूनम जी, उनके भी अब सवाल थोड़े बहुत ले लिए जाएं। मैं तरुण चाहता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कोई डर तो नहीं है? यस सर, जैसे कि आपने कहा कि लास्ट का टाइम है, लास्ट लैप है बोर्ड की प्रिपरेशन का, जिसमें बेसिकली डर तो लगता ही है। लाइक पूरे साल भर मेहनत किया, तो उसके बाद अब कैसे प्रिपरेशन, कैसा एग्जाम जाएंगे, इसका फियर ऑफ फेलियर तो होता ही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम में अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें जिससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकें। ठीक है, लास्ट टाइम पे किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ये बिल्कुल सही सवाल है। खुशी, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी इस सवाल में? नो सर। नहीं ठीक है, तो पहले इस पर रिएक्शन ले लेते हैं और आई थिंक इस पर सत्येंद्र जी आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जितना मैं समझ पा रहा हूं, बच्चे जानना चाहते हैं हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। देखिए, अगर कुछ समय पहले ये प्रोग्राम होता तो हम बाकायदा ये बताते कि टाइम टेबल बनाइए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सारे सब्जेक्ट्स को टाइम। लेकिन अब जब परीक्षा में ज्यादा दिन बचे हैं ही नहीं, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सत्येंद्र जी, आप क्या सजेशन देंगे इसमें? स्वप्निल जी, हमारे सभी बच्चे चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे राजस्थान के ज्यादा हैं इस समय, तो और वो भी अमूमन ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। वो बच्चों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद कैसे करें ये उनको ठीक से पता नहीं रहता। तो जो कुछ भी यहाँ अभी करना है वो बच्चों को ही मैनेज ज्यादा करना है। तो ये चूंकि इससे पहले 8वीं का बोर्ड भी उनका हो नहीं पाया था प्रॉपर, तो अभी मुख्य रूप से ये परीक्षा को फेस कर रहे हैं। तो इसमें जो मन का एक जो डर है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट तो इस समय बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, अब केवल 3-4 दिन ही बचे हैं परीक्षा में। लेकिन उसमें जो भी 3-4 दिन का समय है, ये पर्टिकुलरली फर्स्ट पेपर को देकर के और उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब तक क्लियर हो ही चुका है कि किस पाठ्यक्रम में से किस तरह के पैटर्न पर पेपर आएगा। मॉडल पेपर्स काफी सॉल्व भी कर लिए हैं, लेकिन वो अधिकतम इस समय प्रैक्टिस कर ले। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके लिख करके देखेंगे और उसके साथ में टाइम को भी एडजस्ट करके देखेंगे कि जितना टाइम पेपर के लिए निर्धारित है मैं उतने समय में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, तो बच्चों का डर स्वतः ही निकलता जाएगा। बाकी यह कि अपने परिवार के साथ में थोड़ा हंसी खुशी से, मस्ती से रहेंगे तो डर एक साइकोलॉजिकल रूप से भी निकल जाएगा। एग्जैक्टली, पॉजिटिव इस वक्त रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तरुण को उनका जवाब मिला होगा, और जो जवाब सत्येंद्र जी आपने दिया उसी में मैं एक प्लस कर देता हूं कि अगर बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहेंगे पढ़ाई के बीच में, आर्ट या म्यूजिक साइड अगर आप थोड़ा सा झुकाव रखते हैं तो थोड़ा सा उसको टाइम डेडिकेट करें, या योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, तो चीजें खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होती जाएंगी। बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत, बहुत ज्यादा परेशानी की नौबत आएगी नहीं। लेकिन अब हम जब बार बार ये कह रहे हैं, मेरा सवाल सुशील जी आपसे रहेगा, चूंकि आप साइंस टीचर हैं, आप मेरी बात को समझ पाएंगे। सुशील जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वो एक मोटिवेशनल लेवल पर बढ़ जाती है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि हर बच्चे का जो अभिभावक है वो उसी बैकग्राउंड से हो जिस सब्जेक्ट की एग्जाम है ना। मतलब ये इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि इंग्लिश का पेपर है लेकिन पेरेंट्स की इंग्लिश अच्छी हो,
या साइंस का पेपर है और पेरेंट्स साइंस के बैकग्राउंड से हो, ऐसा तो हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन हर केस में तो होता नहीं। तो उस समय जब हम कुछ ट्राई कर रहे हो और वो हमसे नहीं बन रहा, तब क्या करें? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अब इतना टाइम नहीं है कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बच्चों में हो। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए और उनको, बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें अब, ताकि बच्चा जो भी कर रहा है उसको प्रूव करके दिखाए। अब देखिए, और बच्चे को करना क्या है, हम ये कहावत तो जानते ही हैं कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ये नहीं कि मैं हर चीज़ को लेकर चलूँगा। और प्रेजेंटेशन बच्चे का सबसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो भी कॉपी में लिखता है तो कॉपी टीचर के पास जाती है चेक होने के लिए, बच्चा नहीं जाता। तो हमें कॉपी में ही प्रेजेंट करके दिखाना है कि मेरे को क्या नॉलेज है और मैंने क्या क्या लिखा है। और ज़्यादा भी नहीं लिखना, जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही लिखें, वही आपकी नॉलेज को दर्शाएगा कि आप कितना जानते हैं। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अभी सर ने हमें बताया कि कोरोना टाइम में बच्चों का लिखने का जितना भी प्रैक्टिस थी वो बिगड़ती गई है। अभी हम बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बच्चा जानता तो है लेकिन लिख नहीं पा रहा उसको। उससे पूछिए बेटा ओरली कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, वो आसानी से बता देता है, मगर लिखने में वो गलती कर रहा है। तो हुआ क्या, बीच बीच में जो डिस्टेंस पैदा हो गया ये लिखने का बच्चे का, ये बच्चा थोड़ा पीछे चले गया इससे। तो अब हमें हर चीज, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो उसको रटना तो नहीं है, समझिए, लिखिए, ठीक है, और अपनी सारी एनर्जी अभी और सिर्फ उतना ही लिखिए जितने का, जितने मार्क्स का है और उसके लिए जरूरी होना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनली इस बात को बता रहा हूं कि 2 मार्क्स का सवाल है और 5 मार्क्स के बराबर आप लिख दो तो उससे पेपर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है। जितने मार्क्स का सवाल है उतना लिखें तो ज्यादा बेहतर है और आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा जब फाइनल मोमेंट्स चल रहे होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर वो बीच में कभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो अपना हाथ उठाएं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं और जैसे ही आप हाथ उठाएंगे मैं आप लोगों के सवाल लेना चालू कर दूंगा। मैंने देखा लहर गुप्ता अपना हाथ वेव कर रही हैं। लहर, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, एक क्वेश्चन है कि अगर कोर्स पूरा लर्न हो गया है फिर भी नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा तो उसके लिए क्या करें? हाँ, ये मेरे साथ बहुत हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपका इस सवाल को ले लेता हूं। संतोष गुप्ता जी, कोर्स पूरा कर लिया, पूरी तैयारी कर ली, पूरा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी नर्वसनेस है। अब अपने सोचों को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदले? सबसे पहले तो जो स्कूल की तैयारी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, तैयारी होने के बाद हमें सैंपल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, क्योंकि किताब के आधार पे हमने एक्सरसाइज कर ली और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में हमें पैटर्न, उसके फॉर्मूले पता रहते हैं एक्सरसाइज के अनुसार। लेकिन जब हम सैंपल पेपर को लेते हैं और जब पेपर करना चालू करते हैं तो हम उस वो चैप्टर के हिसाब से नहीं होता, वो पूरी बुक का पेपर होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सैंपल पेपर की जितने से अधिक प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब भी जाके हमारा ये डर दूर होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इसीलिए कहा जाता है। अब जब ये मौका है तो अभ्यास करना भी है और बैलेंस भी बनाकर रखना है। सुनीता शर्मा जी अगर मेरे साथ जुड़ रही हैं, मैं उनको फिलहाल विंडो में देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो जुड़ेंगी मैं उनसे बात करूंगा। स्नेहा, आपका कोई सवाल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर। हाँ, पूछिए। सर, जैसे कि बहुत सारे सैंपल पेपर अलग अलग वेबसाइट पे डाउनलोड करते हैं बच्चे, पर हर वेबसाइट पर अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो क्या ये सच में रेलेवेंट है कि जो मॉडल पेपर, जो सैंपल पेपर हम सॉल्व करें उसके रिलेटेड पे ही बोर्ड पेपर आएगा, या कुछ हम देख सकते हैं कुछ डेस्क वर्क में, जैसे एक्सीलेंट डेस्क वर्क में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम बुक से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होते। तो क्या बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर खाली एनसीईआरटी पे थ्रू आउट करना चाहिए? ये भी एक वाजिब सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है पूनम जी आपने इस सवाल को सुना, अगर आप रिस्पांस दे पाए।
है। हमने जो पूरा साल पढ़ा है बस हमें उसी पे फोकस करना है। सैंपल पेपर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब आपने जो पूरा साल पढ़ा है केवल उसी पे फोकस करना है, क्योंकि अब अगर आप इनकी तरफ भागेंगे तो आपका समय भी वेस्ट जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। तो हमें इनसे अब बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपने जो पूरा साल पढ़ा है बस उसी पे फोकस करना है। बिल्कुल। लेकिन पूनम जी, मैं एक सवाल अगर और इसी में जोड़ लूं, कई बार ये भी होता है कि जब हम एग्जामिनेशन डे पर एग्जाम पेपर लेकर बैठे होते हैं, कुछ बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कुछ चीजें हमें याद तो होती है, हम रिकॉल नहीं कर पाते, हम ब्लैकआउट कर जाते हैं। ये एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि कई लोगों ने फेस की है अपने अपने समय में, और हो सकता है आने वाली जनरेशंस भी इसको फेस करें, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे भागने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में मेरा पर्सनल तौर पर मानना है कि आंख बंद करके 2-3 लंबी सांसें ले और अपने आप को फोकस करने की कोशिश करें तो चीजें सुधरती हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है ऐसी एक्सरसाइजेस जो उस समय उस दिन आपके लिए काम आए? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ऐसा होने का, वो हमारा स्ट्रेस होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमें क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं पहले हम उनको अटेम्प्ट करें, जो नहीं आते एक बार हम उनको भूल जाएं, हमें उन पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है कि जो हमें आते थे हमने अब अच्छे से उनको कर लिया है, एग्जामिनर पे भी हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा, अब हमने बहुत सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद भी हमें लग रहा है कि ये हमें आते थे और हम भूल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि ये हमारी जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। हमें प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़े से मार्क्स ही कम आएंगे, हमें अगर उस चीज को लेकर हम तनाव में आएंगे तो हमारा जो बाकी का पेपर है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें रिलैक्स रहना है कि ये जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। अब एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमने जब बार बार कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, देखिए जिनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम मैंने बनाया है उनका नाम है राघवेंद्र तोमर, और उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमें कंपेयर कर दिया जाता था, हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर कर देते थे कि वो इतनी देर पढ़ रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये एक बहुत टिपिकल सिचुएशन होती है जिसको टैकल किया जाना जरूरी है, बच्चों के लेवल पे नहीं, पेरेंट्स के लेवल पर। और इसलिए श्रेष्ठा, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रेष्ठा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर। हाँ, बोलिए। टाइम में आपका जो पैशन 10th बोर्ड है, इसके बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना होता है, तो पेरेंट्स से भी एक आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है कि इधर मैथ्स और साइंस, सो आपको इन दो में से एक पिक करना होता है। सो इज इट राइट और रॉन्ग? आई मीन खुद का पैशन भी फॉलो करना सही है या नहीं? ओके, हम पेरेंट्स के प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, एक जो पॉइंट मैंने बोला और फिर श्रेष्ठा जो आप जोड़ रही हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, अगर आप जवाब दे पाए, पेरेंट्स के द्वारा डाले जाने वाला प्रेशर, अब इसे तो पेरेंट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं और या फिर ऊपर वाला, लेकिन उसको समझना पेरेंट्स के लिए जरूरी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ बच्चों की समस्या तो जायज है, लेकिन पेरेंट्स का क्या है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में अफेक्शन में तो होते हैं, बच्चों को प्रेम तो करते हैं, लेकिन बच्चों को समझते हैं ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। हाँ। बच्चों को टीचर भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन वो भी पूरा समझते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। बच्चे खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं, तो इसमें क्या है कि प्रकृतिगत बहुत अंतर होता है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा भी नहीं होता और हर बच्चा दूसरे बच्चे जैसा भी नहीं होता। उनके डिफरेंसेस काउंसलिंग करेगा जरूरी थोड़ी ना। देखिए, अब हर किसी की लाइफ 3 इडियट्स फिल्म के 3 हीरो की तरह थोड़ी ना होती है जो अपनी अपनी पसंद के स्ट्रीम की ओर दौड़ पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूं सत्येंद्र जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्कूल काउंसलिंग कर, अब बच्चा कोई स्ट्रीम चाहता है और पेरेंट्स जानते हैं कि नहीं भविष्य उसमें है, उनकी समझ के हिसाब से वो वहीं दौड़ा दें। और ये अच्छी बात है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें 10th के बाद स्ट्रीम चुनना है, ये इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि और भी लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। कौन कौन पूछना चाहता है? भाविका, आप कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। सर, ऐसा कहा जाता है कि हम अगर एनसीईआरटी के वर्ड्स भी एग्जाम्स में लिखते हैं तो हमें गुड स्कोर मिल सकता है। तो सर, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखे जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके? देखिए, मैं इस बारे में सुशील कुमार शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, साइंस को तो एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा। अगर रटा रटा लिख दिया तो वो लाइफ टाइम में कहां काम आएगा पता नहीं, लेकिन साइंस को तो एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा अपने आंसर्स में।
अब एनसीईआरटी के ही जो वर्ड्स हैं उसी को टो करें या अपने तरफ से भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची तो हर शब्द के होते हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है, अगर आप इसको ले पाए सुशील जी। 12 साल हो गए है ना, और आप मेरे से पूछे हैं सर इसकी डेफिनेशन बताइए, तो मैं भी आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी के नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो मेरे को समझ में आती है, और आपको भी वही लिखना है जो आपको समझ में आया है। रटने वाला फंडा बंद कर दीजिए, क्योंकि रटने से क्या होगा, तुम भविष्य हो हमारा, अगर आपके अंदर नॉलेज है जब भी तो हमारा देश आप लोग सुधारोगे। बिल्कुल है कि नहीं? देखिए, रटेंगे तो हम लिखेंगे दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, लेकिन समझेंगे तो हम बता भी पाएंगे कि व्हाट फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप सब मेरे साथ बने रहें, मैं बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं और इस बातचीत को जारी रखेंगे, क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की जिन्हें टैकल करना जरूरी है, और जब हम कह रहे हैं हम सॉल्यूशन एक्सपर्ट से लेंगे तो लेंगे ब्रेक के उस पार। और 10th की टेंशन, न्यूज 18 पर सॉल्यूशन, ये कवरेज जारी है न्यूज 18 राजस्थान पर। तमाम गेस्ट मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनीता शर्मा जी मुझे बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल भी हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ बातचीत पहले हिस्से में हुई थी। सुनीता जी, क्या पेरेंट्स आपके पास आउटरीच करते हैं कि हमारा बच्चा एग्जाम से पहले इन चीजों से गुजर रहा है या इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है? क्या इस तरह की बातें पेरेंट्स आप तक लेकर आते हैं? क्या टीचर्स भी एक ऐड हो सकती है मदद में? हाँ, पेरेंट्स का यूजुअली अब लास्ट मोमेंट पे ये कंसर्न है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरह से कर जाए एग्जाम में। अब उन्हें उनकी तैयारी का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि कोविड टाइम में उन्होंने अपने बच्चों के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं किया है। और कहीं ना कहीं मैं टीचर के भी हाफ पे भी देखती हूँ, तो वो एक इंडिविजुअल अटेंशन या ये कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो स्टूडेंट्स और टीचर के साथ में बनती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट ये कहे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे हैं ये, कहीं ना कहीं कोविड ने उन्हें ये सिखा दिया है कि किस तरह से हर सिचुएशन में अपने आप को आगे बनाते रहना है। तो डेफिनेटली हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ऑल द बेस्ट, और स्काई इज द लिमिट। लेकिन सुनीता जी, एक थोड़ा सा सवाल अलग तरह का है, लेकिन पिछले 2 साल में अगर कुछ बिगड़ा है तो वो है पेरेंट्स और स्कूलों के बीच का रिलेशनशिप। ऐसे में अब जब कंप्लीटली फुली तरीके से बच्चे को एक बार फिर एग्जाम्स के लिए उतरना है मैदान में, आपको लगता है कि क्या ये चीज बाधक बनेगी, या ये वो चीजें, वो कड़वाहट हट चुकी है और अब वापस फ्लॉलेसली चीजें हो सकती हैं? है और पेरेंट्स ये मान चुके हैं कि स्कूल जो है वो व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक। सो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव साइट है स्कूल्स के लिए। चलिए, तो अब एक बार फिर बच्चों के सवाल लेते हैं। तमन्ना, आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर। हाँ, बोलिए। तो परीक्षा के दौरान अपना आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के मन में परीक्षा देने से पहले घबराहट होती है, तो उसको कैसे दूर करें और अपना आत्मविश्वास कैसे कायम रखें? ठीक है, कॉन्फिडेंस, इस पर आप जानना चाहती हैं। इसके अलावा मैं 1-2 सवाल और एक साथ ले लेना चाहता हूं। यश, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? सर, मुझे ये जानना था कि जब हम अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देते जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम सारे कुछ आंसर अच्छे से दे देंगे, लेकिन जाते हैं उसके बाद हमें डर लगता है कि हम अच्छे से नहीं दे पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और फिर लास्ट में हम सोचते जाते हैं कि हम लास्ट में रीचेक भी कर लेंगे और एकदम अच्छे से पेपर अटेंड करेंगे, लेकिन फिर हम वो सब नहीं कर पाते, हम पेपर हमेशा छूट जाता है। फिर हम लास्ट में सोचते हैं कि हम पेपर अगर हमें आता तो था लेकिन हम कर नहीं पाए, तो इसका क्या सोल्यूशन है, हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ठीक है, ये बात भी आ गई। और लता, आप भी कुछ जोड़ना चाहती हैं? मैं एक साथ तीनों सवाल ले लूंगा। जी लता। लता, मुझे सुन पा रही हैं आप सवाल बोल सकती हैं आप। यस सर। सर, मेरा सवाल टाइम मैनेजमेंट को लेकर है, क्योंकि
तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स हैं और बोर्ड एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी होता है और हम टाइम मैनेज कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा पेपर भी रह जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब बोर्ड एग्जाम्स में टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है। चलिए, इस सवाल के साथ मैं संतोष गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष गुप्ता जी, ओवरऑल लब्बो लुआब जो तीनों बच्चों का रहा वो ये रहा कि भाई हम कॉन्फिडेंस कैसे बनाकर रखें। अब होता क्या है, ज्ञान दे देना और ज्ञान अपना लेना ये दो अलग चीजें होती हैं। कहने का मतलब जो मेरा है वो ये है कि हम थ्योरेटिकली बच्चों को कितना ही बता दें कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस पर एक्ट करने का दिन आता है तो थोड़ी बहुत हिचक या थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। अगर इस चीज को मैनेज कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उसे सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, बच्चों को ये जो एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम है, ये नॉर्मल एग्जाम लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप ईयरली उन्होंने एग्जाम स्कूल में भी दी है। एज इट इज ये फाइनल एग्जाम है, केवल एक सेंटर चेंज होता है, बाकी पेपर एज इट इज जो आप ईयरली पैटर्न पे आया था वही फाइनल पैटर्न पे आएगा। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि इस एग्जाम को आप डर न बनाएं, बिल्कुल जैसे आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए उसी प्रकार इस एग्जाम की तैयारी करें। और टाइम मैनेजमेंट की मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है, अभी आपके पास टाइम है, आप एक एक दो दो सैंपल पेपर सोल्व करें और अपना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार, क्योंकि इस बार अपना टाइम भी हाफ एन आवर कम हुआ है, तो उसको ध्यान रखते हुए अपन को 2:30 पे यानी 2 आवर 30 मिनट में वो पेपर अपन को सोल्व करना, घर पे बैठकर सैंपल पेपर को सोल्व कर लेते हैं तो हमारा फाइनल का पेपर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और हमारे नहीं, लेकिन हमें इस सवाल को टैकल करना चाहिए संतोष जी कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें। देखिए, जब वो सैंपल पेपर्स बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं, है ना। अब उसके बाद या तो प्रेशर हो सकता है या फिर वो बहुत खुश हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की, अब ये कहना तो आसान है भाई, दिमाग अपने तरीके से दौड़ता है, उसके तो अपने रथ है, उसके अपने घोड़े, किसी भी दिशा में दौड़ लेते हैं। अब अगर बच्चा नकारात्मक सोच हम बोले मत लाओ, आ तो सकता है, कौन कह रहा है कि नहीं आ सकता है? नहीं, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इसको अपन को बिल्कुल सावधानी से पहले प्रिपरेशन अपन को इस तरह करनी पड़ेगी कि उस डर को अपन को दूर करना होगा। एक एक क्वेश्चंस अपन एक एक चैप्टर को, अभी अपने पास इतना टाइम है, हर गैप भी है, हर पेपर में गैप है, तो 3 दिन अपन तैयारी करें। एक दिन अगर उसको बिल्कुल नॉर्मल होके उसको विचार करें, केवल पढ़ाई ना करें एक दिन अपन, और एग्जाम के समय जाते समय बिल्कुल भी अपन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस न करें। केवल एक दिन पहले अपन तैयारी करके और दूसरे दिन केवल एग्जाम के लिए, ये नहीं कि अपन सुबह उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा तैयारी करें, पेपर क्वेश्चन से फ्रेंड्स से मिलकर अपन डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमारे को पेपर में डिस्टर्ब कर सकता है। और पेपर देते जैसे ही पेपर आया तो हमें पेपर का एक एक क्वेश्चन अपन को हल करना है, एक साथ पेपर को न पढ़े, क्योंकि हो सकता है हमें 30-40% क्वेश्चन उसमें ऐसे हो जो हमारे स्टार्टिंग पढ़ते ही हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो हमारे को पेपर को पढ़ते ही थोड़ा सा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो सकता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग जैसे ही हमारे पेपर आए क्वेश्चन नंबर 1 से हमें शुरू करना चाहिए, और जैसे आते जाएं क्वेश्चन को अपन हल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक साथ पेपर पढ़ने से मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर डर लग रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप डर हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर डर उसके बाद भी लग रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। बस उस डर से लड़ाई करनी है, आप उस डर से लड़े नहीं, ये बुरी बात होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी अपने एग्जाम डेज बहुत अच्छे से याद है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बुक खोल के बैठा रहता था, ताकि मुझे ये लगता था कि अगर इसमें से कोई शब्द अंदर जाने के बाद मेरे दिमाग में रह गया तो बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम निकल ना जाए। लेकिन ये बहुत ब्रिलियंट प्रैक्टिसेस नहीं है, इसे अगर कोई ना अपनाए या कोई अपनाए उससे कोई खास अंतर पड़ता नहीं है। इसीलिए पहले जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें और जितना रिफ्रेश रह सकते हैं रह लें। श्रेष्ठा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका क्या सवाल है और फिर मैं और भी सवाल लेता हूं। श्रेष्ठा, पहले आपका सवाल। श्रेष्ठा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? या मतलब जब पढ़ाई के टाइम पे हमको हमारा टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बीच में हमको बहुत ज्यादा गैप दिए हुए हैं, 4 to 5 डेज के गैप। सो डज दैट मीन कि अगर 5 डेज का गैप है तो 5 रिविजन्स आर कंपल्सरी और यू हैव टू मेक योरसेल्फ प्रेशराइज्ड कि इतना तो होना ही चाहिए, या फिर टेक इट लाइटली?
बहुत सही सवाल है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा। प्रिंस सोनी भी मेरे साथ स्क्रीन पर है। प्रिंस, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जिस तरह से सबने पूछा कि है ना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो फिर एग्जाम के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए और राइटिंग में हमें कैसे सुधार करना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन एग्जाम के अंदर वो एकदम अच्छा हो। प्रिंस, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलने के बाद हम किस तरह से चीजों को टाइम फ्रेम में बांधें, ये कह रहे हैं आप? सर, जैसे कि सेक्शन ए से ही हमें शुरू करना चाहिए या फिर सेक्शन डी से हम शुरू करना चाहिए? ओके, किस सेक्शन को पहले कर लें, ठीक है। ये दो सवाल है। पूनम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पूनम जी, देखिए, पहला सवाल तो यही है कि 5 दिन का गैप मिलेगा, तो 5 दिन में हम क्या करें? क्या क्या 5 दिन अपने आप को जोत दें, या फिर इन 5 दिनों में 5 हमें इतने पेपर्स तो रोज 2.5 घंटे निकाल के करने ही है, ये करें, या फिर क्या करें? ये एक सवाल है बच्चे का। और दूसरा सवाल ये है कि पेपर आता है तो उसमें जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो किसको पहले कर लें, किसको नहीं करें? हालांकि ये अपने अपने स्तर पर हर स्टूडेंट्स के लिए बदल जाएगा, जिसका जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर वो पहले चले जाए, ज्यादा बेटर है। आप क्या बोलेंगी पूनम जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो गैप वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हमारे पास अगर 5 डेज हैं, तो मैं ये कहूंगी कि हमें इनको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज हमने वेस्ट कर दिए कि हमारे पास 5 डेज हैं। अब नेक्स्ट 2 डेज हैं, उनको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से जुट जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। नहीं, हमें वेरी फर्स्ट डे से उनको सीरियसली लेना है कि हो सकता है 5 दिनों में जो लास्ट डेज हैं उनमें घर पे गेस्ट आ जाएं, या मेरी तबीयत खराब हो जाए, या कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो हमें स्टार्टिंग वाले डेज को अच्छे से यूज करना है। हो सकता है स्टार्टिंग 3 डेज में ही हम पूरा रिवीजन करके रिलैक्स हो सकते हैं, और फिर लास्ट डे पे हमने रिवाइज कर लिया। तो हमें लाइट किसी भी दिन को नहीं लेना है। फिर से मैं कहूंगी, इसका मतलब ये नहीं है हमने अपने एक्सरसाइज छोड़ दी, रूटीन छोड़ दी, स्लीप छोड़ दी, ये सब नहीं करना है हमें, लेकिन 5 के 5 डेज हमें यूज करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि हमें कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, तो मैं फिर से कहूंगी, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना चाहते हैं एग्जाम टाइम में, अपने टाइम को नहीं वेस्ट करना चाहते, तो जो पार्ट आपका सबसे स्ट्रांग है, आपको सबसे अच्छे से आता है, आइदर सी पार्ट है और डी पार्ट है, दैट डजंट मैटर, आपको वही पार्ट पहले करना है जो आपका सबसे स्ट्रांग है और आपको सबसे अच्छे से आता है। क्योंकि अगर आपने वीक पार्ट को पहले किया तो आप उसको सोचने में, अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि ये तो मुझे अच्छे से आ ही नहीं रहा, इसलिए आपके स्ट्रांग पार्ट को आप पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, सत्येंद्र जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, अभी भी हर साल हमें बच्चों की इस तरह की समस्याओं पर बात करनी पड़ती है, पेपर्स को लेकर किस चीज़ को पहले ट्राई करें, किसको नहीं करें। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एक तो रिपोर्ट कार्ड सेंट्रिक है बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये भी एक दिक्कत है कि आखिर क्यों हम 10th तक आते आते बच्चे को मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं कर पाए कि वो इन चीज़ों से जूझे ही नहीं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से इतर भी एजुकेशन सिस्टम को अपने अंदर इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि क्या तुम 10th की एग्जाम दोगे, मैं नहीं दूंगा, मेरे में आज हिम्मत नहीं बची है। जी स्वप्निल जी, वैसे हर एजुकेशन पॉलिसी में इस रोट लर्निंग पर थोड़ा रोका जाता है इसको, और कोशिश की जाती है कि बच्चे पर कोई भी एनुअल एग्जाम का प्रेशर ना रहे, और इसीलिए राइट टू एजुकेशन में 8 तक तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। लेकिन अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी इस तरह के जो प्रेशर है इनको खत्म करने के लिए एग्जाम को कंटिन्यूअस बनाया है, कंटिन्यूअस भी और कॉम्प्रिहेंसिव भी। तो पूरे साल ही स्टडी के साथ ही असेसमेंट अभी लगातार चलेगा, लगातार बदलाव भी किए जा रहे हैं, और इसके लिए पूरा एक असेसमेंट सेल भी इस्टेब्लिश किया गया है उदयपुर में, SCRT में। तो वो पूरा इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं असेसमेंट को कि लास्ट के लिए इस तरह का प्रेशर रहे ही नहीं। हाँ, सेशन की स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कुछ सवाल तो बच्चों के आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि एक का जवाब दूसरे में छिपा है, लेकिन उस चीज को समझने की भी स्थिति बच्चों की हो, ये भी अपने आप में जरूरी है। देखिए, और भी बच्चे जो पूछना चाहते हैं अलग अलग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तमन्ना, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। तमन्ना, कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं,
देखिए, आप लोगों में से जो भी कुछ पूछना चाहे, अगर आप अपना हाथ उठाएंगे तो मैं आसानी से आपके पास आ पाऊंगा। मैं लगातार आप लोगों को देख रहा हूं। मैं एक सवाल यहां पर भाविका कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ भाविका, बोले। सर, नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि हमें 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर एटलीस्ट 2 से 3 घंटा सिटिंग करनी चाहिए। तो सर, क्या ये जरूरी है क्या? हाँ, 2 से 3 घंटा करना चाहिए या नहीं, जितना सिटिंग पेरेंट्स बोल रहे हैं वो जरूरी है या नहीं? सुशील कुमार शर्मा जी, अगर आप इस सवाल को लें। देखिए, आप 2 घंटे बैठ रहे हैं, 8 घंटे बैठ रहे हैं या 12 घंटे बैठ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं है। बात यह है कि आप जितने भी देर बैठ रहे हैं उसमें आप अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बात यह है। तो पेरेंट 3 घंटे इस टाइम बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि कम कह रहे हैं, ज़्यादा कहना चाहिए। अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? अगर सोचो, अगर 2 दिन बाद युद्ध होने वाला है और यहाँ पर हमारे सब लड़ने वाले जो भी हैं सब सो रहे हैं, तो क्या युद्ध हम जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एग्ज़ाम में कैसे हम टॉप करेंगे? तो अपना तो लक्ष्य यही रखिए, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। आपको करना ही क्या है इस समय में? पढ़ना ही तो है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 मत खाइए, नहीं है जो पेरेंट्स हमको कहा करते थे कि 10वीं तक सीरियस रह लो, उसके बाद तो फनी फन है, या फिर 12वीं तक सीरियस ले लो। आप थोड़ी उस टाइप की बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा तो करना पड़ेगा सर। हम देखते हैं इस चीज़ों को कि पढ़ाई से ही हो पाएगा, और आप जितना उसके अंदर घुसेंगे आपको नई चीजें समझ में आएंगी। नहीं, लेकिन इसमें भी पेरेंट्स आइडियाज लेकर आते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ क्या आइडियाज लेकर आते हैं। संतोष गुप्ता जी मेरे साथ है। संतोष जी, मैं आपसे इस सवाल को ले लूंगा। पेरेंट्स के आइडियाज बड़े मस्त होते हैं। एक, या तो देर तक पढ़ लो, बढ़िया है, या सुबह उठ के पढ़ लो, बढ़िया है। अच्छा, बच्चा इसमें से कितना कंफर्टेबल है और उसके लिए कौन सा प्रोडक्टिव टाइम है, ये कैसे पता चलेगा? आवाज गई। हाँ, वो तो बच्चा ही डिसाइड करेगा कि कब उसको सही लग रहा है, क्योंकि बच्चे का टाइम टेबल हमें नहीं बदलना, वो बच्चे को डिसाइड करना है कि कब वो कंफर्टेबल है। अगर नाइट को कंफर्टेबल है तो नाइट को पढ़िए, अगर मॉर्निंग में कंफर्टेबल है तो मॉर्निंग में। ठीक है। अब स्नेहा कुछ पूछना चाहती है। स्नेहा, बोलें। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन तो कर ली है, लेकिन जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो जाती है, जो हमें समझ में नहीं आते होते हमारे बुक के। उन क्वेश्चंस को हम कैसे समझे कि वो हमें उस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, देखिए, अब ये बहुत सही सवाल है। संतोष गुप्ता जी, ये सवाल मैं आपसे लूंगा कि आम दिनों में जिस लैंग्वेज में सवाल समझाए जाते हैं, पेपर में उसे ट्रिकी करने के नाम पे कई बार कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। बच्चा अगर लॉजिकली चीजों को समझा है आम दिनों में, तो वो सवाल को इंटरप्रीट कर लेगा और कर लेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लैंग्वेज बदली हुई हो तो उन सवालों को कैसे बच्चे टैकल करें, इस पर अगर आप बता पाएं, क्योंकि मैथ्स में ये बहुत होता है। देखो, अगर सर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा के आ जाए, अगर उसका फॉर्मूला क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेगा। और यदि उसने केवल सवालों को रटा है या सवालों को केवल मतलब उसने कॉपी में मतलब अपने सेल्फ निकाला नहीं है, तो उसको वहां प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ फॉर्मूले क्लियर होना और उसका जो चैप्टर जो कर रहा है उसका कंसेप्ट क्लियर होना। केवल जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी अपन एक क्यूबॉइड लेते हैं और क्यूबॉइड का जब अपन वॉल्यूम निकालते हैं तो बच्चों को बता दिया जाता है कि इसका वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि एक क्यूब, ऑल द सम ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ऑल द सम ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 12, तो व्हाट इज द वॉल्यूम दिस क्यूब? तो अब यहां उस पाकिस्तान में विपक्षी दलों